बहुजन समाज पार्टी को लेकर मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मायावती ने यह फैसला लिया है या लेना पड़ा है? आकाश आनंद को मिली जिम्मेदारी सिर्फ 5 महीने में ही वापस ले ली गई। आखिर क्या इस फैसले की वजह? इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर भी जुड़ेंगे जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे। पिछले साल दिसंबर में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन महज 5 महीने के भीतर ही मायावती को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को एक्स पर बयान जारी करके आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी व मूवमेंट के हित में पहले की तरह ही अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात भी कही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर आनंद कुमार को हटाने का ऐलान किया। मायावती लिखती है कि पार्टी में श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद ने जिस तरह से सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने उत्तेजित हो गए कि उनके मुंह से अपशब्द भी निकल गए। आकाश आनंद की यही गलतियां अब उन पर भारी पड़ी हैं, और अगर मायावती की लिखी बातों को और ज्यादा डिकोड किया जाए तो उन्होंने सीधे सीधे आकाश आनंद को अपरिपक्व बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो सवाल इस बात को लेकर है कि आकाश आनंद यदि अपरिपक्व थे तो क्या ये बात मायावती नहीं जानती थी? हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जुड़ गए। सीधे उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आदर्श जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से आकाश आनंद को पूरे दमखम के साथ लॉन्च किया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया, उन्होंने भी आकर सब कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आकाश आनंद की इस तरह से क्रैश लैंडिंग हो गई और उनको उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर कई दिनों से लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहे थे, आकाश आनंद ने ये मोर्चा संभाला हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी की सभाओं में जाएंगे, वहां पर लोगों से बात करेंगे, और निश्चित तौर पर आकाश आनंद को बीएसपी की तरफ से कम एक युवा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था कि वो युवाओं से कनेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वो जहां जहां रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, वहां पर लोगों के बीच में उत्तेजित होकर या अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना करने की वजह से ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे, ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे जो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं चर्चा में बना हुआ था। और इसी को लेकर सीतापुर में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी की सरकार पर बयान दिया था, उसको लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। हालांकि सीतापुर के बयान के बाद से आकाश आनंद ने अपनी सभी रोड शो और रैलियां रद्द कर दी गई थी। माना जा रहा था कि बीएसपी की तरफ से इनकी रोड शो और रैलियों को रद्द किया गया है और होल्ड पर रखा गया है। लेकिन कल जो फैसला आया है, ये सवाल इस बात को लेकर है आदर्श की आखिर ऐसी स्थिति बन रही थी तो क्या आकाश ने अपनी लाइन अलग से खींचने की कोशिश की? क्या वो नहीं जानते हैं कि उनकी बुआ का नेचर क्या है, राजनीति करने का तरीका क्या है, और फिर अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? फिर देखिए, मायावती ने अपने ट्वीट में एक बात बहुत साफ कही है कि जब तक उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जब तक वो पूरी तरीके से परिपक्व यानी मैच्योर ना हो जाएं, और मैच्योरिटी की कमी की वजह से ये कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आकाश आनंद का एक नेता के तौर पर ये पहला चुनाव था जहां पर वो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट या यूं कहें वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आदर्श, और तमाम जानकारी देने के लिए। आदर्श जानकारी दे रहे थे। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मिशन दक्षिण पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पीएम मोदी आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। मोदी दोनों राज्यों में कुल 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। मिशन दक्षिण पर आज पीएम मोदी के 2 राज्यों के दौरे हैं, और आपको यह भी बताएंगे कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों को भी आपको हम दिखाएंगे। इन दोनों राज्यों की 42 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और आइए जानते हैं कि मोदी का आज का कार्यक्रम भी क्या है। यह सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर पीएम मोदी आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, और ये सीटें दोनों राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार में अब चरण आगे बढ़ रहे हैं, लगातार और ज्यादा तेज कैंपेन किया जा रहा है। 3 चरण खत्म हो चुके हैं, करीब करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है, और अब चौथे चरण की बारी है।
तो ये जानकारी आप देखिए कि तेलंगाना के श्री राजा राजेश्वर मंदिर में पीएम मोदी पूजा कर रहे हैं, ऐसी खबर आई है। 10 बजे तेलंगाना के करीमनगर में चुनावी रैली पीएम मोदी करेंगे और कुछ देर बाद ये रैली होने जा रही है। 12 बजे ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो मंदिर जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं और आज आंध्र प्रदेश में भी पीएम मोदी जाएंगे। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए, हम आपको जानकारी भी देते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों में जो चुनाव हैं वो होगा 13 मई को। लिहाजा यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है और पीएम मोदी भी लगातार मिशन दक्षिण के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अब उसका असर कितना दिखेगा ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये जो मंदिर है जहाँ से तस्वीर सामने आ रही है, इस मंदिर के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ये बेहद ख़ास मंदिर है जहाँ पर पीएम मोदी पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये श्री राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और पीएम मोदी जब यहाँ पहुँचे हुए हैं तेलंगाना में तो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। श्री राजा राजेश्वर मंदिर ये बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और आप देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है श्री राजा राजेश्वर मंदिर में और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। लोगों ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और वहाँ मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। तो मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पीएम मोदी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी पीएम मोदी जाएंगे। शाम 3:45 बजे सभा होगी, शाम 7 बजे विजयवाड़ा में रोड शो भी होना है। लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना की 17 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। बढ़ते आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि तीसरा चरण खत्म हो चुका है और अब आखिरी चरण बाकी है, यानी कि चौथा चरण। नेताओं का फोकस, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा ध्यान, पूरा फोकस मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मालवा में एक के बाद एक कई जिलों में दौरा कर रहे हैं और आज भी उनके कई दौरे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो भी करेंगे। तो कुल 8 सीट हैं जहां पर मतदान होना है और सबसे बड़ी बात है 13 मई को यहां पर अब चौथा चरण पूरा होगा और चौथे चरण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो प्रचार जो है लगातार बढ़ रहा है और हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए हैं सीधे भोपाल से। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मालवा निवाड़ कितना महत्वपूर्ण है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विवेक, लगातार अब इन क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 8 सीटें बची हुई हैं, हालांकि इंदौर में तो पार्टी को वॉकओवर मिल गया है, लेकिन बाकी सीटों पर भी पूरी ताकत लगा रही है पार्टी। देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात है कि मालवा से खुद मोहन यादव आते हैं, उज्जैन से उनका क्षेत्र है, उज्जैन से वो विधायक भी हैं और ऐसे में संसदीय क्षेत्र उज्जैन भी है। इसके अलावा मंदसौर, रतलाम और देवास, ये चारों जो सीटें हैं ये बेहद बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती भी आ रही है और 24 के इलेक्शन में यहाँ पे नेक टू नेक सिचुएशन तो फिलहाल दोनों प्रत्याशियों के बीच में नहीं है। बीजेपी जरूर यहाँ पे गेन करने की पोजीशन पे है, लेकिन बीजेपी कभी भी चुनाव में ढील नहीं बरतती है और यही कारण है कि मोहन यादव ने खुद ये 4 सीटों को आज प्रायोरिटी पर रखा है और सबसे पहले मंदसौर में जाएंगे। मंदसौर में प्रबुद्धजनों के साथ कार्यक्रम है। इसके अलावा रतलाम के आलोट में उनकी जनसभा होगी। इसके बाद एक रोड शो भी प्रस्तावित है और
जब देवास जाएंगे तो वहाँ बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि देवास एक ऐसा वहाँ पे प्रयोग कांग्रेस कर रही है कि वहाँ पे स्थानीय मुद्दों को के साथ साथ जो देश के तमाम मुद्दे हैं वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय समीकरण है वो फिलहाल बनता नज़र नहीं आ रहा है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि देवास के एक कांग्रेस के पूर्व नेता, कांग्रेस के मौजूदा नेता है दीपक जोशी, उन्होंने मोर्चा खोल के रखा है और दीपक जोशी को डाउन करने के लिए और बीजेपी को वहां ये मजबूत सारी करने चीजें जो आप बता रहे हैं ये धरातल पर दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस पूरे चरण में चर्चा अब तक रही है और आगे भी संभावना जब तक चुनाव नहीं हो जा रहे तो चर्चा उसी की रहेगी, वो है इंदौर में अक्षय बम ने अपना आखिरी दिन नामांकन वापस लिया। अब आज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करे कि पटेल को वहां से नॉमिनेट करना है या नहीं करना है, क्या कुछ होता है देखना होगा। तो इंदौर को लेकर चर्चा चल रही है और पूरे इसका असर दिख रहा है पूरे बेल्ट में। बिल्कुल सही बात है। एक बीजेपी के अंदर एक निराशा वाली बात भी नज़र आ रही है, क्योंकि इंदौर में बीजेपी लंबे समय से जीतती रही है और संभवतः ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में इंदौर बीजेपी का सबसे सेफ गढ़ रहा है। और ऐसे में एक कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल कराना, वहाँ के जो पुराने सीनियर नेता हों या फिर कार्यकर्ता हों, उनके बीच में ये बात पच नहीं रही है। आखिर पार्टी आला कमान से कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बात करके अक्षय बम को बीजेपी ज्वाइन कराई है, ये स्थानीय नेता भी इससे नाराज़ हैं। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में तो बीजेपी पूरी तरीके से मेजोरिटी में आ ही जाएगी, क्योंकि अक्षय बम के अलावा वहाँ पे एक और उम्मीदवार है, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला होगा कि क्या वो उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगर होती है तो फिर देखना होगा। लेकिन जिसका जिक्र आपने किया कि इंदौर को लेकर बीजेपी खुश भी है और कहीं ना कहीं एक धड़ा उसको लेकर हो सकता है कि ये बातें सामने आने के बाद कि अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया, कांग्रेस का नेता बीजेपी में आ गए हैं, तो उसका असर दिख सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल तीसरा और आखिरी चरण था, सभी 11 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अब वहां पर होगा क्या? वहां पर अब वहां के बड़े नेता, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल हो, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की लीडरशिप आज ओडिशा में रहेगी, क्योंकि अब अगला जो टारगेट है वो उड़ीसा है। 13 मई को यहां पर मतदान भी होने हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में आज 2 सभाएं करेंगे। सीएम कोरापुट जिले में कोचपाड़ा में पहली सभा करेंगे तो दूसरी सभा उनकी नवरंगपुर जिले के उमरकोट में होगी। अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी छत्तीसगढ़ में जो है वहां से निकलकर उड़ीसा में ही रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज उड़ीसा में प्रचार करेंगे। बघेल यहां पर काशीपुर में रोड शो करेंगे। बघेल यहां के विश्वनाथपुर में चुनावी सभा में वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। वो वहां पर धर्मगढ़ में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो यानी कि चाहे बीजेपी और कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब जिम्मेदारी है उड़ीसा की। तो जिम्मेदारी अब उड़ीसा की है और उड़ीसा की जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी बड़े दिग्गज नेता उड़ीसा में अपना डेरा जमा चुके हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे रायपुर से, उनसे हम बात करते हैं। रोहित, बताइए कि आज का ये जिस तरह का कार्यक्रम सामने आया है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, खुद मुख्यमंत्री हो, सब उड़ीसा पहुंच गए हैं। उड़ीसा में बीजेपी चाहती है कि और मजबूती से लड़े, कांग्रेस चाहती है कि भूपेश बघेल के आसरे कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिले। क्या पूरी खबर है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों का फोकस उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा को अगर देखा जाए तो वहां पर ना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ना ही कांग्रेस मजबूत है, वहां तीसरी पार्टी बीजेडी मजबूत है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं कि अब जब देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव पे उनके प्रत्याशी, उनके कैंडिडेट और उनकी सरकार बने। इसीलिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मतदान होने के बाद में तमाम बड़े नेताओं को उड़ीसा भेजा जा रहा है। और आज को कांग्रेस के लेकर बात करें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां जाने वाले हैं स्टार प्रचारक के रूप में। साथ ही वहां पर आगामी समय पर किस प्रकार से चुनावी कैंपेन को आगे करना है उसको लेकर कांग्रेसियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लगभग 40 मिनट बाद वो उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। 2 लोकसभा सीटों पर उनका दौरा तय किया गया है। वहां पे वो पब्लिक यानी कि जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यानी ताकत दोनों तरफ से लगाई जा रही है। आप बने रहिए रोहित हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे ज्यादा जानकारी
जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर उड़ीसा में बीजेपी और कांग्रेस ताकत लगा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कल की बात करते हैं, बीते हुए कल की। कल का दिन बहुत बड़ा था क्योंकि तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग हुई और तीसरे चरण में जिस तरह से मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर 66.05% मतदान हुआ, ये संतोषजनक आंकड़ा सामने आया। मुरैना में 58%, भिंड में 59%, ग्वालियर में तकरीबन 62%, गुना में 72%, सागर में 65%। यह आपको मैं राउंड फिगर में आंकड़े बता रहा हूं। विदिशा में 74, भोपाल में 62, राजगढ़ में 75। ये वो आंकड़े जो अब तक सामने आ चुके हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि कम से कम पहले और दूसरे चरण से अच्छी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकले हैं। बैतूल में भी 72% मतदान हुआ। इस चरण में दूसरे फेज की तुलना में मतदान प्रतिशत नहीं घटा है, हालांकि 2019 की तुलना में मामूली सा अंतर सामने आया है। तो ये तो बात मध्य प्रदेश की हुई है। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर भी 7 सीटों पर मतदान हुआ और इस चरण में कुल 71.06% मतदान सामने आया। बिलासपुर में तकरीबन 64% मतदान हुआ, दुर्ग में 72%, जांजगीर में 65%, कोरबा में 75%, रायगढ़ में 78%। तो ये आपको अलग अलग मतदान बता रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान प्रतिशत सामने आया है। रायगढ़ में 78%, रायपुर में 66%। तो ये मतदान सामने आ चुका है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। भोपाल से हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, रायपुर से हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान कम से कम संतोषजनक रहा और पार्टियों को ये लगेगा कि जनता बाहर तो निकली है, इसका क्या इंपैक्ट दिख रहा है, क्या अब चर्चा चल रही है इस मतदान प्रतिशत को लेकर? देखिए, 2 चरण में मतदान का प्रतिशत घटा था और पहले चरण में के बाद दूसरे चरण में करीब 8% की गिरावट आई है। लेकिन चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टियां जरूर आश्वस्त हैं कि तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत ना तो घटा है ना ही बढ़ा है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि भी 48 घंटे और वेट करने की जरूरत है, संभवतः 2% मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाए। जहाँ तक बात है भिंड, मुरैना, ग्वालियर की, तो यहाँ पे चुनाव आयोग ने लाख कोशिश की थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी सुधारने की कोशिश की, फिर भी 50 से 60% के बीच में ही इसका वोटिंग परसेंट का मार्जिन रहा। लेकिन हॉट सीट की बात कर ली जाए, गुना हो, विदिशा हो या फिर राजगढ़, यहाँ पे 70% से अधिक वोटिंग हुई है। यानी कि जो तमाम दिग्गज मैदान में थे, राजा महाराजा शिवराज, यहाँ पे उन लोगों ने सबसे ज्यादा ग्रामीण वोटर्स पर फोकस किया। और एक चीज बताइए कि दूसरे चरण में जब मतदान कम हुआ था तो बीजेपी ने तुरंत आनंद फानन में बैठक बुला ली थी। क्या इस बार इसका कोई ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि ऐसी बैठकें या चर्चा या कोई ऐसा मंथन मतदान प्रतिशत को लेकर? बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही दूसरे चरण के मतदान की परसेंटेज निकल के सामने आए, केंद्रीय गृह मंत्री को मध्य प्रदेश में भोपाल में कैंप करना पड़ा। कई सारे तमाम बड़े लीडर्स भी बैठे। जेपी नड्डा खुद अचानक भोपाल आए और हालांकि उनका दौरा कहीं और था, लेकिन भोपाल में उन्होंने स्टे किया। लेकिन इस दोनों नेताओं के, बड़े नेताओं के दौरे अचानक भोपाल में हुए। इसके बाद बीजेपी की जो तमाम मशीनरी है वो पूरी एक्टिव हुई और कल दिन भर ये देखने के लिए मिला कि तमाम बिल्कुल, और उस एक्टिव होने का फायदा मिला। रोहित की तरफ चलते हैं। रोहित, बताइए कि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर हुए मतदान का इसका क्या असर दिख रहा है, क्या चर्चाएं हैं राजधानी रायपुर में? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मतदान को लेकर अगर बात करें तो राष्ट्रीय औसत की तुलना पे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मतदान हुआ है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ को लेकर ही अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए ये खबर सुखद नहीं है, क्योंकि मतदान प्रतिशत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है। पिछले बार 2019 के चुनाव पे भी 71.14% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार 71.06% मतदान दर्ज किया गया है। खास करके ग्रामीण इलाकों में लोग बाहर निकलते थे, वोट करते थे, लेकिन शहरी बेल्ट इसमें काफी पीछे नजर आया, क्योंकि राजधानी रायपुर में शहरी बेल्ट में तो यानी कि लोग कम रुचि दिखाते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, खबर नोएडा से है, जहां नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जो कि दिल्ली से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप यह है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इसके बाद अमानतुल्लाह खान ने मौके पर पहुंचकर धमकी दी। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आप तस्वीर देख सकते हैं। इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। इसमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे समेत 2 और कार सवारों पर भी केस दर्ज किया गया है। तो तस्वीर आप देखिए, गाड़ी
में बैठे हुए थे, किसी बात को लेकर विवाद बढ़ता है और गाड़ी की डिग्गी खोलकर हथियार जैसे डंडे और ये सब निकाला गया। किसी ने कोशिश भी की रोकने के लिए। पेट्रोल पंप पर ये पूरी घटना हुई है। नोएडा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप है कि पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया गया, गुंडागर्दी की गई। अमानतुल्लाह खान लगातार ईडी की रडार पर हैं और सबसे बड़ी सवाल है कि अब इस नए मामले में उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और हमारे साथ इस वक्त अमृत तिवारी जुड़ गए हैं दिल्ली से सीधे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अमृत, बताइए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और कैसे ये पूरा विवाद बढ़ा? देखिए, कल की घटना है, सुबह के वक्त की बात है जब अमानतुल्लाह खां के जो बेटे हैं वो पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं और ये आरोप है कि जैसे वहां पहुंचे कतार में लगने की बात थी। कतार में सभी लोग जो है पेट्रोल ले रहे थे, अपनी गाड़ियों में भरवा रहे थे, लेकिन उन्होंने कतार तोड़ करके दबिश डाली पेट्रोल कर्मियों पे कि उनके पेट्रोल जो है गाड़ी में सबसे पहले डाली जाए। जिसके बाद जो कर्मचारियों ने उन्हें इनकार किया और कहा कि आप लाइन में आ जाइए। जिसके बाद से यह मामला बड़ा तूल पकड़ा और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज जो बाहर आया है उससे ये दिख रहा है कि अमानतुल्लाह खान और उनके साथी जो है जाकर के मारपीट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमृत और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमृत हमें दिल्ली से सारी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दे रहे थे। और सीधे रुख करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंच चुके हैं। वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। అభిమాన పాత్రుణ్ణి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరు తరలి వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। साथियों, कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। మిత్రులారా, अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की जीत को लेकर आश्वासित हैं और कह भी रहे हैं कि तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन का तीसरा फ्यूज भी उड़ चुका है।